नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। करेंगे WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया प्रतिस्पर्धा के युग में प्रवेश कर रही है और यह शब्द मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिद्वंदिता को बताता है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। संस्कृति आदान प्रदान या जलवायु वार्ता या आर्थिक और तकनीकी की शक्ति और ये रक्षा या सहयोग। ये तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अब ये WEF के द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट जो है 2026 में जारी किया गया है। 2026 में। और ये कब अस्तित्व में आता है इसको भी पहले हम लोग देख लें। ये अस्तित्व 1971 में अस्तित्व में आता है और हर साल इसकी जो बैठक होती है वो बैठक जो होती है दावोस में होती है। यहाँ पर दुनिया भर के जो विशेषज्ञ होते हैं यानी कि दुनिया भर के जो लीडरशिप होते हैं वो लोग भी यहाँ पर भाग लेते हैं। यहाँ पर अभी देखा गया कि 1300 लीडर भाग लिए थे और 116 देश के बीच जनमत सर्वेक्षण कराया गया यानी कि 11,000 लोगों ने इस पर सर्वेक्षण पर अपना मत दिया। और इनका कहना है कि आने वाले 2 या 10 साल के बीच में दुनिया भर में एक आर्थिक संकट उत्पन्न होने वाली है। और इस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के तहत कि क्या क्या वो समस्याएं आ सकती है यानी दिक्कतें आ सकती है। तो ये आप देखिएगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जोखिम रिपोर्ट सूचकांक और जो है आपका वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक जो है ये सभी समस्याएं दो या 10 साल के अंदर जो है ये आ सकती है। भारत हो या कोई भी देश या विश्व के कोई भी देश हो उन सभी पर ये आ सकती है। सबसे बड़ी समस्या है इसमें यह कहा जा रहा है कि व्यापार जो है एक देश जो है दूसरे देश के ऊपर जो टैक्स जो लगा रहे हैं वो उसकी बढ़ोतरी बढ़ते जा रही है और कहीं ना कहीं जो है ये व्यापार संकट के लिए एक समस्या खड़ी होती नजर आ रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है। और उसके बाद जो है AI के माध्यम से यानी किसी भी व्यक्ति की फोटो या उसके आवाज़ को लगाकर उसको वायरल किया जा रहा है, जिससे चलते बहुत से ऐसे नेपाल में देखा गया कि सरकारें जो वहाँ पर तख्ता पलट हो गई, श्रीलंका में देखा गया, बांग्लादेश की स्थिति देख लिए। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि 2 से 10 सालों के बीच में ये आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात किया गया कि ये भी एक समस्याएं आ सकती है। आय में समानता और खनिज के पीछे बहुत से ऐसे देश हैं वो भाग रहे हैं यानी कि अर्थ में धात्विक खनिज जो है उसके पीछे जो है बहुत से ऐसे देश भाग रहे हैं। इसमें देखा गया कि चीन जो है प्रथम स्थान बनाए रखा है क्योंकि चीन के पास तकनीकी है। तकनीकी के माध्यम से वो क्या करता है कि जमीन के अंदर से धातु को निकालता है, उसकी शुद्धिकरण करके अपने उपयोग में लाता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आने वाली है। ठीक है। साइबर अटैक जो होता है, साइबर अटैक, इस पर भी रोक लगाने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण वाले भी एक समस्या आने वाली है। और बेरोजगारी बेरोजगारी हुआ, स्वास्थ्य और कल्याण, ये भी एक समस्या उत्पन्न होने वाली है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। जनवरी 2026 में किस देश ने साया मोहसिन जिंदानी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ऑप्शन दे रहा है कि लीबिया, सूडान, इराक, ये आपके 4 ऑप्शन दे रहा है, या यमन। ठीक है। तो याद रखिएगा सालेम बिन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है ये यमन जो है, यहाँ पर सालेम सालेम बिन सालेम बिन ब्रेक जो है इन्होंने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर राजनीतिक संकटें आई और जिसके चलते इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है। यहाँ पर एक विद्रोही जो है हिथू हिथू विद्रोही जो है, इन लोगों के द्वारा यहाँ पर तख्ता पलट किया गया। और इनका जो समर्थन जो है किससे मिल रहा है, तो ईरान से मिल रहा है। ईरान से समर्थन मिल रहा है। और यहाँ पर देखा जाए कि सऊदी अरब और यूएई जो है उसके द्वारा भी इसको समर्थन नहीं, लेकिन सैन्य संगठन यहाँ पर दिया गया था। देखिएगा,
उसके बाद देखते हैं कि यमन से कौन कौन सा देश लगता है, तो सऊदी अरब, ओमान, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो लाल सागर, ठीक है। उसके बाद आदान की खाड़ी, ये जो है सऊदी अरब से आपको सॉरी यमन से इसकी सीमाएं लगती है, ये भी आपको याद रखना है। तो अभी जो है वो किसको बना दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो यहाँ के ये जो है आपका मुहासिन जिंदानी जो है, ये यहाँ पर विदेश मंत्री थे, लेकिन अभी इनको फिलहाल में क्या किया गया है कि वहाँ के प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। वो कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़ी हरित एक 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मिशेल स्टार्क, जोश हेजवुड और पैट कॉमिंस या बेन स्टोक्स। ये 4 ऑप्शन जो दिया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने टेस्ट मैच में 31 विकेट लिया और 139 रन बनाए, जिन्हें इनको मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का मंथ से सम्मानित किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। वो कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परियोजना की मेजबानी करने के लिए तैयार है, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए वो कौन सा राज्य तैयार है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या दे रहा है। ऑप्शन जो है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा जो है, ये आपको बता रहा है कि बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिएगा तो देखते हैं, एक काकीनाडा जगह है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका ऑप्शन, काकी नाड़ा, ठीक है। काकीनाडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। यहीं पर ये जो है अमोनिया प्रोजेक्ट जो है अभी बैठाने के बाद किया जा रहा है। और यहाँ के सीएम जो है यानी कि चंद्रबाबू नायडू है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये 3,000 करोड़ रुपए के लागत से ये बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि पहले जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया तैयार किया जाता था, लेकिन अब जो है ये एक प्रकार के ग्रीन अमोनिया होगा, यानी कि सूर्य के प्रकाश और पवन ऊर्जा से ये आपको अमोनिया प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। कंपनी जो है, कौन सी कंपनी निर्माण कर रही है इसकी, एएम ग्रीन कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रही है, ये भी क्या करना है आपको याद रखना है। और इसमें कहा जा रहा है कि प्रति वर्ष यानी कि प्रति वर्ष 15 लाख टन जो है अमोनिया तैयार किया जाएगा। और ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो कहा गया है कि 2030 तक जो है ये प्रति वर्ष जो है 15 लाख टन अमोनिया जो है वो तैयार कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसमें एक और बात याद रखिए, इसमें एक और कहा जा रहा है कि लगभग इसमें 8,000 लोगों को क्या मिलेगा, 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संशोधित आरबीआई शिकायत ढांचे के तहत केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र का प्राथमिक कार्य क्या है, ये आपसे 4 ऑप्शन दे रहा है कि बताइए कि क्या कार्य है, ये पूछ रहा है आपसे। देखिएगा कह रहा है कि विवादों का अंतिम निर्णय या मुआवजा देना या शिकायतों की प्रारंभिक जांच, या आपसे पूछ रहा है कि दंड का प्रवर्तन, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए। तो याद रखिएगा कि सेंट्रलाइज्ड रिसीट प्रोसेसिंग एंड सेंटर जो है इसके द्वारा उपभोक्ता की बात करेंगे,
यानी कि उपभोक्ता और बैंक के जो हमारे जो बैंक के ग्राहक रहते हैं उनके और बैंक के बीच में क्या किया गया, एक समझौता, यानी कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार के कोई जो शिकायत किया जाता है, जो भी ग्राहक को दिक्कत होती है, तो इस पोर्टल पर आके वो अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि ईमेल के माध्यम से भी आप अपना शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, और डाक विभाग, दूर दराज के जो लोग हैं वो डाक विभाग के जरिए भी अपने शिकायत को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और ये सीधे आरबीआई पोर्टल पर आपको दिखाई देगा। ये भी बात याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिएगा, शिकायत की जांच हो गई, लेकिन अब हम इसमें आरबीआई की थोड़ी सी बात आ रही है, तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं हम लोग को क्या कह रहा है। आरबीआई की जो स्थापना हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये भी आप देख लीजिएगा। 1934 के अधिनियम था, 1934 के अधिनियम था, और 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। अब पहले इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो पहला जो है हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था, कोलकाता में था। लेकिन 1937 में इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर लेकर चलाया जाएगा, तो ये चला गया आपका मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। तो ये कुछ आपको जानकारी रहा आरबीआई से संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का पहला फुल स्टॉक सेवरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि तमिलनाडु में, या तेलंगाना में, या आपका महाराष्ट्र या कर्नाटक में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये एक ऐतिहासिक पार्क लगाने की बात कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि उद्देश्य कंप्यूटिंग और संरचना, जितने भी डाटा आईटी क्षेत्र के होते हैं या आम नागरिकों के जितने भी डाटा हैं, उन सभी को इससे सुरक्षित किया जाएगा, और एआई प्रयोगशाला भी खोला जा रहा है। ये लगभग कितने लाख, कितने करोड़ के लागत से ये खोला जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो 10,000 करोड़ रुपए के लागत से खोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ के जो सीएम है एम के स्टालिन, इन्होंने क्या किया है कि इसका उद्घाटन किया है। ये भी आपको बात क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। 10,000 करोड़ रुपए के लागत से ये किया जा रहा है, और इसमें 1,000 लोगों को जॉब मिलने की संभावना है। 1,000 लोग जो है उनको जॉब मिलने की संभावना है। तो सीधा बात है, आप याद रखिएगा। तमिलनाडु 2026 में लॉन्च किया गया गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल किस राज्य में से संबंधित है। तो तमिलनाडु से, कर्नाटक से, तेलंगाना या केरल जो है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ये कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। यहीं पर जो है गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2,000 रुपए भी दिया जाता है। यहाँ पर कर्नाटक सरकार के द्वारा 2,000 रुपए भी दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये है क्या गृह लक्ष्मी, जो है ये है क्या, ये सबसे बड़ी बात देख लीजिएगा। देखिएगा, ये लक्ष्य जो है, यानी कि दूर दराज, यानी कि गांव, ग्रामीण क्षेत्र की महिला और शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो होती है, उनके द्वारा जो एक छोटे से उद्योग लगाया जाए, जैसे कुटीर उद्योग जो होता है, जो किसी वस्तु को तैयार करके जिसको मार्केट में, यानी डिजिटल मार्केट, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, और ऑनलाइन के माध्यम से इसको बेचने की प्रयास किया जा रहा है। तो ये कर्नाटक सरकार जो है ये अभी लॉन्च की है। ये पूर्ण रूप से क्या है, ये सरकारी एक पोर्टल है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, सरकारी है। इसमें कहा जा रहा है कि आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि अगर जो कोई भी वस्तु आप तैयार कर रहे हैं तो उसको कैसे आपको फोटो खींचकर उसको इस पोर्टल पर आपको डालना है। गृह लक्ष्मी पोर्टल डिजिटल मार्केटिंग जो है, उस पर कैसे डालना है, ये अभी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद जो जो आप उद्योग लगा रही हैं उसमें कितने मुनाफा हो रहा है, वो आपको सीधे आपके खाते में दिया जाएगा। ये इसके माध्यम से कराया जा रहा है। और उसमें इसमें पारदर्शिता लाने की बात किया जा रहा है कि सीधे जो ग्राहक जिसको जो सामान खरीदना होगा, तो जहां से जो तैयार हो रहा है उसका जो मालिक है उसके से आप क्या कर सकते हैं, हम लोग संपर्क कर सकते हैं। बीच में जो बिचवालिया जो होते हैं, जो पैसे खा जाते हैं, उनका इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि देश से विदेश तक ले अपने सामान, यानी कि जो वस्तु आप तैयार कर रहे हैं उसको आप बेच सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ की सरकार की है, तो कर्नाटक के सरकार की है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जनवरी 2026 में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस
आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने जो है ऑप्शन दिया है, प्रवीण कुमार या शत्रुजीत सिंह कपूर या वाई पूरन कुमार या दलजीत सिंह चौधरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 31 अगस्त 2028 तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राकेश अग्रवाल या सदानंद वसंत तिथि या शत्रुजीत कपूर या प्रवीण कुमार। जो है ये 4 आपको ऑप्शन दिया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो राकेश अग्रवाल हो जाएंगे। ये जो है 1994 के आईएएस जो है 1994 हिमाचल प्रदेश कैडर के बैच के अधिकारी हैं और जिन्हें इन्हें एनआईए का महानिदेशक चुना गया है। एनआईए जो है आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए इसका गठन किया गया था। 26/11 जो हमला हुआ था उसके बाद ये नेतृत्व में आ गया था, यानी कि गठन में आ गया था। ये भी आपको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। करेंगे, जनवरी 2026 में किस देश ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है? यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा है या आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या इजराइल। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा इसमें अल जामा अल इस्लामिया, अल जामा अल जामा अल इस्लामिया, अल जामा अल इस्लामिया एक संगठन है। इस संगठन के द्वारा यहाँ पर देखा गया कि सिया और सुन्नी जो है ये आपस में अपना लड़ाई वगैरह कर रहे हैं, जिसके चलते जो है अमेरिका ने इसको क्या किया है, ये ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी समूह में घोषित कर दिया है। यहाँ पर जो सिया और सुन्नी 1964 में यह राजनीतिक ये संगठन है, ये आई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर सिया और सुन्नी जो है आपस में लड़ाई और मर और कट रहे हैं। ठीक है, जिसके चलते अमेरिका ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ठीक है, तो आज का हमारा करंट अफेयर्स ये रहा। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि अगला हमारा क्या है, टॉपिक ऑफ डे में देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि समाचार में क्या है, हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में अरविंद पनगड़िया जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, और ये बताया कि 2011-12 और 2023-24 के बीच भारत में चरम गरीबी लगभग समाप्त हो गई है और पिछले दशक में देश में जीवन स्तर सुधार में महत्वपूर्ण आया। तो यह इनका कहना है कि मतलब इस पिछले दशक के हिसाब से अभी देखा जाए तो भारत में जो गरीबी जो है वो कहीं ना कहीं जो है सुधार आ चुका है, इनका कहना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कर भारत में गरीबी का अवलोकन की बात कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारत में गरीबों में पूर्ण अभाव है, गरीबी में, और सापेक्षा असमानता दोनों पर परिलक्षित होती है, जो जीवन स्तर में अंतर को दर्शाती है। गरीबी देखा जाए यहाँ पर जो है दोनों में असमानताएं तो देखना ही पड़ती है, कहीं पर लोग ज़्यादा अमीर है और लोग कहीं पर ज़्यादा गरीब है। तो इन दोनों के बीच में एक खाई जो होती है, असमानताएं को हम लोगों को क्या करना है, देखने को मिलता है और जीवन में अंतर देखने को मिलता है। पूर्ण गरीबी उस स्थिति को दर्शाती है जहाँ व्यक्ति अपने मूलभूत जीवन आवश्यकता जैसे भोजन, आवास और स्वास्थ्य जैसे पूरी नहीं कर सकता। माने इनका कहना है कि वो पूर्ण गरीबी हम किसको कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को अगर जो बीमार हो जाता है वो अपने बीमारी को ठीक नहीं करा पाता है, समय पर वो खाना नहीं खा पाता है, समय पर वो भोजन नहीं कर पाता है, या किसी अपने परिवार जो है वो अच्छे से उसको चला नहीं पाता है, उसको सही से भोजन नहीं दे पाता है, रहने का घर नहीं है, तो इन लोगों को मतलब कहा जाएगा ये पूर्ण गरीबी श्रेणी में आ जाएंगे, जो अपने आप को वो नहीं पूरा कर पाते हैं। चलिए, बहुआयामी गरीबी मूल्यांकन स्वास्थ्य, यानी कि बहुआयामी एक गरीबी जो होता है वो कैसे जांच किया जाता है, इनके द्वारा कहा जाता है कि मतलब व्यक्ति के देखा जाए तो उसके स्वास्थ्य को लेकर देखा जाता है कि वो स्वास्थ्य से कितने ठीक है, और कृषि उत्पादन जो होती है, यानी कि हमारे देश में जो कृषि का उत्पादन किया जाता है वो सही समय पर सही ढंग से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और कि जितना हम लोगों की आवश्यकता है उतना हो पा रहा है कि नहीं, ये भी एक सूचकांक में आ जाता है। और जो है बेरोजगारी, बेरोजगारी तो एक चरम सीमा पर है, और ये भी एक दर्शाता है गरीबी में। और उसके बाद जनसंख्या, यानी कि दिन पर दिन जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और ये भी एक गरीबी के कारण बन सकती है।
भारत में गरीबी में कमी पर सरकारी योजनाएं, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रभाव है। यानी कि गरीबी को कम करने के लिए सरकार जो है बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाती है। यानी कि कहने का मतलब है कई प्रकार की योजनाएं चलाती है कि जो गरीब परिवार है उन लोगों को ये लाभ मिल सके। ठीक है, तो सरकार के द्वारा भी गरीबी को कम करने के लिए कदम उठाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर औपनिवेशिक शोषण के पारंपरिक उद्योग को नष्ट कर दिया गया और राष्ट्रीय धन को खींच लिया जाता है, जिससे व्यापक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का वैश्विक जीडीपी जो है 1700 में 20% से घटकर 1950 तक 4% रह गया। यानी कि 1700 ईस्वी में देखा गया कि 20% जो है जीडीपी थी, लेकिन 1950 तक ये जीडीपी क्या हुई, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी उसके बाद विकास दरें कम हुई, उसके बाद देखा गया कि ये कम जीडीपी हमारे कितने हो गया, तो वो 4% रह गया है। 4%। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक वृद्धि देखा गया, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय देखा गया इसकी आर्थिक वृद्धि क्या हुई, इसके जीडीपी में परिवर्तन हुआ कि नहीं, कि या धीमा ही चला। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक वृद्धि 1950 से 1980 की बात करें, धीमी रही। यानी कि 1950 से लेकर 1980 तक ले जो है आर्थिक वृद्धि जो वो धीमा रहा। ठीक है, जिससे हिंदू विकास दर कहा जाता है। यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1950 से 19 के दशक के बीच को कौन सा आर्थिक दर मान सकते हैं, तो हिंदू विकास दर उसको मान सकते हैं। औसत देखा जाए कि ये 3 से लेकर 3.5% जो व्यापक गरीबी कम करने के लिए अपर्याप्त थी, इनका कहना है। 1960 के 1960 से 70 के दशक में हरियाणा और पंजाब में हरित क्रांति, यानी कि हरित क्रांति आई 1960 और 70 के दशक में। जब हरित क्रांति आती है तो उस हरित क्रांति में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। यह हरित क्रांति जब लागू हो जाती है तो लागू होने के बाद क्या हुआ कि तब जाके थोड़ा से अनाज जो है उत्पन्न होने लगे, यानी उसका उत्पादन जो है किया जाने लगा। और तब जाकर कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी जो हम लोग अन्न के समस्या से जूझ रहे थे उसकी हम लोगों को भरपाई हो पाई। ठीक है, उसके बाद इस वृद्धि हुई, जबकि पूरब और मध्य भारत में अस्थाई गरीबी रही। शुरुआती गरीबी के आंकड़ा देखा जाए तो 1970 और 80 के बीच के बात कह रहा है, तो 50% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रही। यानी कि 1970 से और 80 के दशक में जो भारत में गरीबी रेखा देखा गया वो 50% से अधिक रही। चलिए, 1991 के बाद आर्थिक सुधारों में वृद्धि दर जो है 19 यानी कि एलपीजी जब आया था, लागू किया गया था, तो उस समय कहा जा रहा है कि कुछ जीडीपी में हमारी वृद्धि क्या हुई थी, तो कहा जा रहा है कि 6 से लेकर 8% तक जो है, जिसमें लाखों लोग गरीबी से बाहर आ गए थे। ठीक है, जब एलपीजी जब लागू हुआ था तो उस समय जो है 6 से लेकर 8% तक जो है बढ़ी थी, जिसमें जो है लाखों लोग क्या हुए थे, गरीबी से बाहर आ गए थे, ये भी याद रखना है। चलिए, बहुआमी गरीबी सूचकांक जो है, जो 2013-14 से लेकर 2019-21 के बीच में थोड़ा सा इसमें सुधार आया है। पूर्ण गरीबी योजना पूर्ण गरीबी, भोजन, आवास और स्वास्थ्य जैसी मूल आवश्यकताओं की कमी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सापेक्ष गरीबी, व्यक्ति मूल आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है लेकिन सामाजिक मानकों के अनुसार पिछड़े रह जाता है, अतः और आय असमानताओं को दर्शाता है। यानी कि कह रहा कि व्यक्ति मूल आवश्यकताओं को, माने जो व्यक्ति के खाने पीने की जो उसकी मूल आवश्यकता है, पहनावा ओढ़ावा, उसको तो वो पूरा कर सकता है, लेकिन जो समाज में असमानताएं फैला दी गई है, गरीबी और अमीरी की, तो वो उसको नहीं पूरा कर सकता है, इनका ये कहना है। नीति आयोग जो है, यह गृह उपभोग व्यय डाटा का उपयोग गरीबी आकलन के लिए करता है। नीति आयोग भी क्या करता है कि गरीबी आकलन का डेटा तैयार करता है, ये भी आपको याद रखना है। बीपीएल जनगणना जो है, बीपीएल जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा के नीचे
वाले गृहस्थों की पहचान कीजिए। बीपीएल के द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग गरीब है उन लोगों को क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है, और सरकार के द्वारा जो योजनाएं दिया जाता है बीपीएल लोगों को दिया जाता है। बहुत से बीपीएल धारी है गांव देहात में देखिएगा, तो उन लोगों को क्या किया गया है कि लाइन यानी कि बिजली किया गया उसको फ्री कर दिया गया, सरकार उसको मकाने बना रही है। यहाँ तक ले कि राशन से जो चावल गेहूँ ये सभी मिलते हैं तो उनको लोगों को फ्री एक कम दरों पर दिया जाता है, ये भी याद रखें। चलिए, गरीबी आकलन की विधियां समय के साथ विकसित। अब कह रहा है कि सरकार कह रहा है कि हम गरीबी को आकलन करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए समय समय पर हम क्या करते हैं कि आकलन कई प्रकार की विधियां अपनाते हैं जिससे हम लोगों को गरीबी आकलन बहुत आसानी से किया जा सके। सरकार ये कहे कैलोरी आधारित विधि, यह एक कैलोरी आधारित विधि जो है 1993 से यह पूर्णतः लागू हुआ था। इसमें देखा गया कि न्यूनतम कैलोरी सेवन पर आधारित ग्रामीण की बात करेंगे। ये ग्रामीण जो क्षेत्र था, यहाँ पर कहा गया ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों को यानी कि 2400 कैलोरी आवश्यकता है। कितना है? तो 2400 कैलोरी जो है उनको 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, तभी तो वो तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन ग्रामीण शहरी क्षेत्र के बाद कहा गया, सरकार निर्धारित की कि अब उनको 2100 कैलोरी तक ले मतलब दिया जा सकता है, यानी कि 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो शहर में 2100 और ग्रामीण क्षेत्र में कितना 2400, ये भी आपसे पूछ देता है कभी कभी। उपभोग व्यय विधि 1993 के बाद आता है, यानी कि कैलोरी आधारित विधि जो है उसके बाद आ गया हमारे उपभोग विधि। करके ये भोजन और गैर भोजन आवश्यकताओं को शामिल करता है और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ सुधारित और सम्मान को टोकरी में रखता है। चलिए, कह रहा है कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड और संशोधित सटीक उपभोग अनुमान के लिए लघु और दीर्घकालीन स्मृति का संयोजन किया जाता है, ये सरकार के तरफ से किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला जो है इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दक्कन का पठार का विस्तार एवं उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है कि बताइए। दक्कन का पठार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप क्षेत्र से और विंध्य सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दक्कन के पठार को, ठीक है। चलिए, इस क्षेत्र में लगभग जो है 4.22 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा पठार में से एक है। यानी कि दक्कन का पठार देखा जाए तो 4.22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में एक सबसे बड़ा पठार में से एक माना जाता है इसको, ठीक है। यह पठार मध्य भारत से लेकर तमिलनाडु के छोर तक फैली हुई है, यानी कि दक्कन के पठार जो है ये मध्य भारत से लेकर तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है यानी उत्तरी भाग उसका, उस उत्तरी भाग तक ले ये फैला हुआ है। इसके पश्चिमी तट घाट पर पूर्वी घाट, यानी कि इसके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तमिलनाडु के तट पर ही स्थित है। इसके पश्चिमी सॉरी इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, यानी कि दक्कन के पठार के अंतर्गत ये पूछ रहा है, तो इसके अंतर्गत प्रमुख से महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आते हैं दक्कन के पठार, ये भी आपसे पूछिए। इसके छोटे भाग तमिलनाडु तथा केरल में भी, यानी कि इसका ये दक्कन का पठार है, यानी इसका छोटा भाग यानी कि हिस्सा जो है वो कहाँ पर फैला हुआ है, तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु और केरल में भी इसको विस्तृत विस्तृत है। इस पठार की सतह चट्टानीय तथा इसकी औसत ऊंचाई लगभग, यानी कि दक्कन की पठार है उसकी ऊंचाई कितना है लगभग देखा जाए तो 600 मीटर है। करिए, इसमें पश्चिम से पूरब की ओर ढाल है, यानी कि दक्कन की पठार, दक्कन की हमारी पठार है, यानी कि पश्चिम से लेकर उसे पूरब की तरफ क्या है वो ढाल पाई जाती है जो कि नदी प्रवाह की दिशा को प्रभावित करती है। भौगोलिक दृष्टि से इसे महाराष्ट्र पठार और कर्नाटक पठार तथा तेलंगाना रायलसीमा पठार से भी विभाजित करता है ये दक्कन के पठार। इस क्षेत्र में प्राचीन जैसे गोंडवाना भूखंड का भाग है जो कि उच्च भूवैज्ञानिक स्थिरता को दर्शाता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले। अब आपसे पूछ देगा कि दक्कन ट्रैप
जो है उसकी कितने वर्ष पहले जो है उसका निर्माण हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि 66 मिलियन वर्ष पूर्व व्यापक जो है बेसाल्टिक लावा प्रवाह से हुआ था। ठीक है, यह ज्वालामुखी गतिविधि क्रेटिसियस और काल के अंत में हुआ था, यानी ये हमारा दक्कन के पठार। वैश्विक परिस्थिति की परिवर्तन हो रहा है थे, जिसमें भारत पश्चिम से कुछ भागों में लावा परतें की मोटी और 2 किलोमीटर से अधिक पाई गई थी। यानी कि जब ये ज्वालामुखी फटा था, तो ज्वालामुखी जब फटे थे तो उसमें वैश्विक परिस्थिति परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि पश्चिमी भाग, भारत के पश्चिमी भाग में लावा की परतें, मोटी परतें पाई गई थी, और वो कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक ये परत जो पाई गई थी आपसे। वैज्ञानिक इन विस्फोटों को जलवायु परिवर्तन तथा डायनासोरों के आंशिक विलुप्त से जोड़े हुए हैं। कहा गया कि ये जो लावा परतों की जो विस्तार हुआ था वो कैसे हुआ था, तो इनके द्वारा कहा गया कि ये जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया होगा, या डायनासोरों के आंशिक विलुप्त हो गए, जिसके चलते ये हो गया। लावा के नीचे प्रीकैम्बियन ग्रेनाइट एवं अवसादी शैलों में पाई जाती है, ये भी याद रखना है। और इसके अतिरिक्त नाइस शिस्ट रूपांतरिक शैलों की व्यापक मिलती है। तो आज हमारा जो है ये करंट अफेयर्स का हिस्सा रहा, और जो हम लोग टॉपिक ऑफ डे है इसमें भी कुछ कुछ हम लोग देखें, और ऐसे ही हम लोग फिर कल मिलते हैं फिर।